हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप लोग के लिए सेट नंबर 5 बिहार पुलिस के लिए ले आए हैं 150 नंबर के क्वेश्चन के लिए। टाइम अब नहीं है, इसलिए आप लोग ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करें। समय को देखते हुए अपना होमवर्क, अपना सिलेबस पूरा कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ही रिजल्ट गिरा सकता है, मेरिट बना सकता है। चलिए आते हैं हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। कौन करता है भाई सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? तो प्रकाश संश्लेषण, नाभिकीय संयंत्र, फोटो सेल, या इनमें से कौन? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है कौन, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा? सी। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुआ था? भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुआ था 2004 में, 6 में, 7 में या 2010 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2007 में। 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किए जाते हैं? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार, या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी अपना अपना क्वेश्चन कॉपी पे या लिख कर अपना अपना डाल दीजिएगा कि मेरा इतना सही हुआ, ताकि पता चल सके कि आप लोग कितना ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को। और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी बिहार पुलिस के जो स्टूडेंट हैं उनको भी लाभ मिल सके। जब प्रकाश के प्राथमिक रंग को समान अनुपात में मिला जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? तो ऑप्शन है काला, श्याम, सफ़ेद या मैजेंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद। क्या हो जाएगा? सफ़ेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब प्रकाश के प्राथमिक हो गया, कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर स्थित है? माने कौन सा बल प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए नाभिकीय बल, बी विद्युत चुंबकीय बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, और बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। तब 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थ को संवहन के लिए संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, या डी में ए और बी दोनों? तो ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। थैलोफाइटा में सिर्फ बिना पत्ती और जड़ वाला पाया जाता है, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा शैवाल। क्या जाएगा? शैवाल। थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर कहा जाता है पादप जगत को उभयचर। टेरिडोफाइटा कहा जाता है रेप्टिलिया कहा जाता है पादप जगत का रेप्टिलिया वर्ग कहा जाता है टेरिडोफाइटा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सा स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? तो इनमें से बताना है कौन सा है शिशु को जन्म स्तनी है लेकिन वह शिशु को जन्म न देकर अंडा देगा? एकिडना, प्लेटिपस, कंगारू, या ए और बी दोनों? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, एकिडना और प्लेटिपस। और अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देती है कंगारू। अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देती है कंगारू। और कंगारू का जो बच्चे जिस थैली में रहता है उसे मार्सुपियम थैली कहा जाता है। मार्सुपियम थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लाइसोसोम के आत्महत्या का थैली क्यों थैला है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए अपचयी एंजाइम, दूसरा परजीवी क्रियाएं, सी भोजन रिक्तता, डी जल अपघटक एंजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल अपघटक एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इनमें से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए लाल आरबीसी में,
यकृत की कोशिका में, मांसपेशी कोशिका में या श्वेत रक्त कोशिका में? इसका सही आंसर आप लोग भी बताइए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। आरबीसी की संख्या मनुष्य में कितना होता है? 50 लाख होता है। कितना होता है? लगभग 50 लाख। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। क्या होता है? 120 दिन। बनता कहाँ? तो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है इसका निर्माण? अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। आरबीसी हो गया, आरबीसी का जीवन काल हो गया। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजेनिक्स का अध्ययन क्या कहलाता है? यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? मानव जाति की विभिन्न नस्ल से, पौधे के आनुवंशिकी से, यूरोपीय क्षेत्र के लोगों से, आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन के अध्ययन को यूजेनिक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में कौन सा रोग कहाँ से बंदली हो? चलिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन में कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए, ग्रास नली में, बी, पेट में, सी, छोटी आंत में, डी, बड़ी आंत में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जेजुनम, डेडुनम और इलियम। जेजुनम, डेडुनम, इलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में सामान्य विशेषताएं होती है। ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की दर, जनसंख्या प्रभाव। ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, 2 और 3 दोनों, 1 और 3 और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सा कारक उत्पादन कारक के माने नहीं जाते हैं? तो इनमें से कौन है? तो आप लोग का ऑप्शन ए, भूमि, बी, श्रम, सी, पूंजी, डी, लाभ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभ से इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब तक उत्पादन होगा नहीं तो लाभ कहाँ से होगा? चलिए आते हैं, कौन से समिति का संबंध गरीबी मापने से नहीं है? ऑप्शन ए, तेंदुलकर समिति से, बी, पीजे नाइक से, सी, एस हाशिम समिति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीजे नाइक से नहीं है। ये आपका गरीबी का मापन नहीं किया था। ये सुरेश तेंदुलकर समिति, हाशिम समिति, फिर उसके बाद लकड़वाला समिति, वाईके अलग समिति, ये सब किससे संबंधित है? तो आपका गरीबी से। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, संजय बारू, बी, के रघुनाथन, सी, समीर सोनी, डी, शशि थरूर। तो ऑप्शन 16 का ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा बी। 16 का आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। बी में क्या है भाई? तो के रंगोत्थमन है। के रंगोत्थमन ने कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इनमें से गंगा नदी के उत्तर से मिलने वाली नदी कौन कौन है? उत्तर से बागमती, कर्मनाशा, बूढ़ी गंडक, सोन, गंडक, फल्गु, कोसी, बूढ़ी गंडक। ऑप्शन 17 के ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोन जो आता है वो दक्षिण दिशा से आता है, कर्मनाशा भी उधर से ही आता है और फल्गु भी इधर से, इसलिए ये सब तीनों नहीं हो सकता है। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कौन है? मार्ग बदलने वाली भी नदी कौन है? तो कोसी नदी है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? प्रत्येक वर्ष यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर। तो ऑप्शन हो जाएगा 18 का ए, 2 दिसंबर। 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है भाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, तारकनाथ गंगोपाध्याय और स्वर्ण कुमारी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1961 में, ये भी याद कर लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म। किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण, बी नवपाषाण, सी ताम्रपाषाण युग और डी लौह युग। इसका सही आंसर हो जाएगा चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के कहा जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए कुषाण वंश, बी गुप्त वंश, सी शुंग वंश, डी सातवाहन वंश। चलिए 21 का हो गया ऑप्शन, आपका हो जाएगा सी नंबर शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद कौन आता है? तो शुंग वंश होता है। कौन? शुंग वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो कौन से सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट कर दिया था। इन्हीं का नारा है दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी क्या है? दिल्ली अभी दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल दिखा था। कितने सुल्तानों का? तो 7 सुल्तान का कार्यकाल में शामिल रहे थे। जयप्रकाश नारायण में किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए चंपारण आंदोलन, बी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, उसके बाद है सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 23 का डी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो याद रखिएगा चारों टिक औक, ये राजा का टिक हुआ, अ से अजात शत्रु हो गया, का से काला सुख हो गया, काला सुख, अ से अशोक हो गया और क से कनिष्क हो गया। ये तो राजा का बौद्ध जो संगीतिया होता ये था के लिए। अब आते हैं आपका स्थान रावे पाको, राज से हो गया राजगीर या राजगिरी कहिए, राजगिरी हो गया। वैसे वैशाली हो जाएगा, वैशाली, पा से पाटलिपुत्रा और कु से कुंडलवन। तो अशोक के समय जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? कब? तो 483 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में और ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये बौद्ध संगीति चारों के चारों। चलिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के शासनकाल में राजा के देवता का स्थान प्राप्त मिला था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया? तो ऑप्शन ए लॉर्ड लिट्टन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड लॉरेंस, डी लॉर्ड रेडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था और लॉर्ड रिपन ने इसको फिर बदल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 213, 214, 223 और 226। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 214।
बोलेगा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके तहत, तो 124 अनुच्छेद 124। इसी को पलट दीजिएगा, आगे कर दीजिएगा तो 214 बन जाएगा, तो उच्च न्यायालय के लिए जाएगा। और ये 213 जो है ये राज्य में के लिए राज्य में अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल अध्यादेश करेगा। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत, अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत, 213। और इसी को पलट दीजिएगा, 2 को बीच में लेके चल जाइएगा तो हो जाएगा 123 जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। और 226 में क्या है कि उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा। क्या करेगा, उच्च न्यायालय क्या करेगा, रीट जारी करेगा। कौन करेगा, रीट जारी करेगा। उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत, तो 226 के तहत। कितने प्रकार की रीट जारी करता है, 6। मगर सुप्रीम कोर्ट कितने करेगा, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रीट जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया था, तो ऑप्शन ए 49 में, 47 में, 50 में या 48 में। आप लोग सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। भारत में क्षेत्रीय परिषद के संबंध में कौन सा सही है। भारतीय परिषद भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। परिषद भारत संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, सी न तो 1 न तो 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे। ऑप्शन ए प्रथम अध्यक्ष, ऑप्शन ए फजल अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के पनिक्कर और पंडित हृदयनाथ कुंजरू। तो ऑप्शन हो जाएगा 30 का ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में और अधिनियम बना था 1956 में। IC 1956 के तहत भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 14 राज्य और 14 भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गया है। ऑप्शन ए बी में है मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। बी सी में है कैबिनेट मंत्रियों का सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का है। डी मंत्रिमंडल से सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आप लोग आंसर देते जाइएगा अपना अपना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो गलत है। बाकी ये 3 प्रधानमंत्री का मृत्यु पर हो गया। एक तो आपका है किन का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, दूसरा इंदिरा गांधी का और तीसरा एक और है राजीव गांधी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी अभिवहन। तो बी आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिवहन। क्षैतिज संचलन को कहा जाता है अभिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है। ऑप्शन ए सूर्य द्वारा लघु तरंग पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंगें ऊर्जा वायुमंडल के नीचे गर्म करना। सौर विकिरण का पृथ्वी से हिमछादित द्वारा परिवर्तन होकर लौट जाना। वायुमंडल द्वारा सौर विकिरण को परावर्तित कर देना। चलिए ऑप्शन आपका हो चुका है। आप लोग अपना अपना आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। दीर्घ तरंग ऊर्जा को वायुमंडल के नीचे गर्म करता है। आता है दीर्घ तरंग के तरफ में और लौटता है सूक्ष्म तरंग के रूप में। तो आएगा किस में, इसमें और जाएगा किस में, लघु तरंग के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो मैदान को किस नाम जानते हैं। तो अफ्रीका में प्रेरीज, सवाना, स्टेपीज या डाउन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहते हैं, सवाना।
ऑस्ट्रेलिया कहाँ होता है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? तो डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, याद देखिए ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? डाउन्स। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। स्टेपीज एशिया, स्टेपीज एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भूकंप तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन ए रिएक्टर स्केल से, बी सिस्मोग्राफ से, सी एनेमोमीटर से, डी पायरोमीटर से। आप लोग सही आंसर बताइए ऑप्शन। तो किससे मापा जाता है? किस में मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। किस में? और भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिएक्टर में। भूकंप मापी का सिस्मोग्राफ होता है। रिएक्टर स्केल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? मर्केली एक होता है, मर्केली होता है, एक और होता है आपका ऐसे रिएक्टर स्केल की खोज मर्केली के हुआ था 1935 में, याद रखिएगा। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए आर्थर होम्स, हैरी वेगनर, अब्राहम ऑरेंटिलियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सा खनिज अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाया जाता है तथा उसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, बी माइका, सी एम्फीबोल या डी पाइरोक्सिन। तो 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आप लोग भी बताइए। चलिए आपके लिए ही छोड़ देते हैं, ये आपके लिए अति हो गया, आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलवासनी पशुचारण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो चलवासनी पशुचारण पद्धति भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ये आपके लिए ही क्वेश्चन हो गया। आप लोग कमेंट करके आप इसका आंसर बताइएगा ज़रूर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो आप लोग ऐसे बता भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? चलिए बताइएगा। चलिए छोड़िए, हम ही बता देते हैं, आप लोग कमेंट करके बाद में दे दीजिएगा। चलवासनी पशुचारण पद्धति के किन राज्यों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन राजस्थान। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? ऑप्शन इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक अम्ल, एसेटिल्डिहाइड। तो 39 का आप लोग बताइए ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल होता है। खमीर फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद होता है, क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं कर रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है और क्या कर लेता है? कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से या प्रकाश से। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बना जाता है, इसलिए बोतल में नहीं रखा जाता है इसको। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका ऑप्शन ए 2-8। ऐसे सबसे पहली बात होना चाहिए कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 17। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आप लोग को चाहिए क्या चाहिए भाई? तो इसका अभाव का नियम होना चाहिए। चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेंगे हम लोग, एक बार देख लेते क्या होता है वो। तो इसे 1s 2s 2p 3s 3p 4 इस तरह से आपको अभाव का नियम याद करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और उसके बाद तो याद रखिएगा इसका सही हो जाएगा 2, 8 और 7, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में जिस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के लिए? तो आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के लिए बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मात्रा वायुमंडल में 0.03% है। क्या है? 3%। ऑक्सीजन कितना है? 21% के आसपास में। चलिए
आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन भी किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सबसे हल्की गैस भी कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस भी कौन है? तो हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? HCl, H2SO4, HNO3 और H2CO3। तो इसमें पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल है, तीसरा नाइट्रिक अम्ल है और ये H2 से कार्बोनिक अम्ल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44 का बी नंबर। ये दोनों को मिलाने से एक्वा रेजिया बनता है। एक्वा रेजिया बनता है। क्या बनता है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जिसमें इसका अनुपात 3 होता है, इसका अनुपात 1 होता है। सोना चांदी किसमें घुल जाता है? एक्वा रेजिया। इसमें एक्वा रेजिया में। चलिए अब आते हैं आगे। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो ऑप्शन ए रंगहीन, अत्यधिक रंगीन, ठोस विलय घोल पदार्थ में असमर्थ, निलंबन ठोस कण वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर 45 का क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का ठोस विलय घोलने में असमर्थ। ठोस पदार्थ इसमें घोलने में असमर्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन ए 2005, बी 2008, सी 2015 और डी 2018। चलिए 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसको मिला था अंग्रेजी के पहले बार? तो अमिताभ घोष को मिला था। किसको मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। किसको मिला था? अमिताभ घोष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, बी गांधीनगर, सी जयपुर, डी चंडी मंदिर। ऑप्शन ए हो गया 47 का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ? दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। क्या है? जयपुर। थल सेना में कितने कमांड होते हैं? 7। कितने कमांड होते हैं? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। योकोहामा रणनीति निम्न से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ओजोन परत के संरक्षण से, शरणार्थी समस्या से, आपदा प्रबंधन से, वैश्विक भूखमरी को दूर करने से। चलिए बताइए आप लोग। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 48 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपदा प्रबंधन से। किससे है? आपदा प्रबंधन से। योकोहामा रणनीति का संबंध किससे है? तो आपदा प्रबंधन से। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? इसका आप कमेंट में इस दोनों क्वेश्चन का आंसर का आप दे सकते हैं। आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस दो क्वेश्चन। चलिए अब लोग हम थोड़ा सा एक वन लाइनर है जो है उसको हम दिखा देते हैं। वन लाइनर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी बता देते हैं। चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। जीरोप्थेल्मिया क्वेश्चन आता है कि जीरोप्थेल्मिया रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से। चलो पहले हम लोग रोग एक बार कर लेते हैं। पहले रासायनिक नाम कर लेते हैं। विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमीन। विटामिन का क्या नाम है? थायमीन। B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। B2 का राइबोफ्लोविन। B3 का क्या नाम है? नियासिन। B3 का क्या नाम है रासायनिक नाम? नियासिन। B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटीन। विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटीन। B11 का क्या नाम है? फॉलिक अम्ल। और B12 के साइनोकाबालामिन। चलिए C का स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D के कैल्सिफिरोल, D2 के आर्गे कैल्सिफिरोल और D3 के कैल्को कैल्सिफिरोल। चलिए अब इससे होने वाले रोगों को एक बार देख लेते हैं। चलिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जेरेमथैलेमिया रोग होता है। क्या होता है? जेरेमथैलिया रोग होता है। बी के कमी से
चलिए, विटामिन बी क्या हो गया, जीरप्थेलमिया रोग। विटामिन बी1 से हो जाएगा बेरी-बेरी रोग। विटामिन बी से त्वचा फटना होता है। प्लेगरा रोग पूछा गया कि प्लेगरा रोग किस कमी से होता है, विटामिन बी3 की कमी से। बाल सफ़ेद हो गया, एनीमिया किसके कारण होता है, B6 के कारण होता है। एनीमिया किसके कारण होता है, B6 पैराडॉक्सिन के कारण एनीमिया होता है। बालों का गिरना B7 का होता है। पेशिश रोग B11 के कारण होता है। पांडु रंग जो होता है B12 के कारण होता है। चलिए अगला है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का फूलना होता है, खून आता है। विटामिन डी की कमी से रिकर्सर बच्चों में होता है। और D2 की कमी से हड्डियों में दर्द होता है। और D3 की कमी से बालों का झड़ना होता है। चलिए एक बार हम जल्दी आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B2 का नाम है थायमिन होता है। विटामिन B1 का हो गया थायमिन। विटामिन बी का हो गया राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 का हो गया नियासिन। विटामिन B5 का हो गया पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का हो गया पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का हो गया बायोटीन। विटामिन B11 का हो गया फोलिक अम्ल। और B12 का हो गया साइनोकाबलामिन। सी का हो गया स्कर्बिसेज। डी का हो गया कैल्सिफेरॉल। और D2 का हो गया ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। और विटामिन D3 का हो गया कॉल्केसिफेरॉल। चलिए आज हम लोग आपका 5वां वीडियो डाल रहे हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और उन भाइयों के पास भेज दीजिए और बहनों के पास जो बिहार पुलिस के तैयारी में लगे हुए हैं। जय हिंद।